नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फ्राइडे तो स्टॉक आपके लिए गिर गया था जैसे ही एजीएम शुरू हुई उसके बाद, लेकिन एजीएम में बहुत कुछ अनाउंस हो गया है। अब एजीएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है, डिटेल्स इन्वेस्टर्स को मिल चुकी हैं। क्या यहाँ से ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा? क्या यहाँ से आपको रिलायंस का शेयर लेके बैठना चाहिए या जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? इस तरीके के सवाल हो सकता है डेफिनेटली आपके दिमाग में भी चल रहे हों। एजीएम बहुत सारी कंपनीज की थी, करीब 12-15 कंपनीज की एजीएम हुई। इनफैक्ट कल सैटरडे को भी काफ़ी कंपनीज की एजीएम थी, लेकिन एक ही स्टॉक लाइमलाइट में रहा एजीएम के चलते, और वो रिलायंस था। क्योंकि रिलायंस अपने एजीएम्स में बड़ी अनाउंसमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि रिलायंस से पूरे बाजार को उम्मीदें थी कि एजीएम में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जियो के आईपीओ को लेकर अपडेट्स आएंगी, और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ भी। जियो के आईपीओ को लेकर डिटेल्स निकली सामने, और जो डिटेल्स थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे को सबसे ज़्यादा शॉकिंग या इंटरेस्टिंग जो लगा वो ये लगा कि जियो का जो आईपीओ वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। यहां तक तो चलो ठीक था, सबसे बड़ा आईपीओ पता है कितने मार्जिन से है? ऑलमोस्ट जो अभी तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ है उसके सामने डबल है भैया। तो ये तो पूरा शॉकिंग था। बाजार में कितनी बड़ी लिक्विडिटी गायब हो जाएगी आप ये सोचो। मैं आपको मतलब शौक लग जाएगा। कंपनियों का मार्केट कैप नहीं है इतना जितना जियो आईपीओ लेके आने वाला है या ला सकता है। राउंड फिगर अप्रोक्स जो आ रही है वैल्यू वो 52-53,000 करोड़ की आ रही है। सोचो आप, अभी तक जो सबसे बड़ा आईपीओ वो Hyundai मोटर्स का था, जहां पे पूरा का पूरा ओएफएस था, विदेशी प्रमोटर अपना माल बेचकर चले गए। 27,800 करोड़ का, ये 52-53,000 करोड़ के आईपीओ की बात चल रही है। बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब मैं पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जियो आईपीओ में अनलॉक वैल्यू, but Reliance shareholder unlikely to gain directly. A separate listing would have been a straightforward value unlock for investors if Reliance choose to demerger Jio Infocom and distribute its shares directly to similar earlier Jio Financial Services spin-off. तो मार्केट ये कह रहा है कि अगर रिलायंस जियो जो है वो डीमर्ज होता है तो ये तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए फायदे वाली बात हो जाएगी, जैसा जियो फाइनेंस में हुई। लेकिन अगर जियो अलग से लिस्ट होता है तो वहां पे रिलायंस के शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं मिलेगा। ये कहना क्या चाहता है वो बताता हूं मैं आपको। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर डीमर्ज हुआ तो जिसके पास भी रिलायंस है उन सबको शेयर मिल जाएगा, यानी नो लिमिट्स और एनीवन कैन बेनिफिट, एनीवन कैन टेक द बेनिफिट। कोई भी इसका फायदा ले पाएगा, ले सकता है। क्योंकि मैं भी अगर जियो को लेना चाहूंगा तो मैं रिलायंस खरीद लूंगा, डीमर्ज होगा, रिलायंस का शेयर घटेगा, जियो मेरे पास जियो का आ जाएगा, सिंपल, जैसे आपका जियो फाइनेंशियल में हुआ। लेकिन इन केस ये आईपीओ ला गए लेके आते हैं तो फिर आईपीओ में तो बिड लगेगी, मिलेगा ही नहीं आईपीओ, सोचो मुझे, और गैप अप ओपन हो जाए, मेरा तो छूट गया ना पैसा, फिर तो पैसा नहीं बना पाया मैं। और आईपीओ मिल भी गया तो 14,000 14,500 का मिलेगा, 14,500 रुपए का, है ना। इससे ज्यादा तो आईपीओ अलॉट होता नहीं, एक ही लॉट मिलता है जिसको मिलता है। तो यहां दिक्कत है। अब क्या लिखा हुआ है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम्स प्रपोज्ड पब्लिक लिस्टिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 इज एक्सपेक्टेड टू फेच द टेलीकॉम जाइंट अ क्लियर इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन अपवर्ड ऑफ $100 बिलियन, but market remain doubtful about significant windfall for Reliance Industries Limited. Shareholders, analysts currently PEG peg Jio's worth in the range of $111 to $154 billion range, factoring in both telecom and digital businesses. A separate listing would have been straightforward value unlock for investor if Reliance choose to demerge Jio Infocom and distribute its shares directly, similar to the Jio Financial spin-off. In that case, every shareholder would own two listed companies instead of one, instantly lifting overall wealth. तो ये मैंने आपके साथ जैसा कि शुरुआत में कहा वही ये कहना चाह रहे हैं।
तो एक तो यही बड़ी बात थी जो एजीएम से निकल कर आई। और आईपीओ छोटा मोटा नहीं हो रहा भाई साहब, 50-60 हजार करोड़, 50-52 हजार करोड़ के आईपीओ की बात चल रही है। आगे अगर देखें तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो मेरे को यहाँ पे मिल सकती हैं, जो मेरे को दिख रही हैं, वो मैं आपको बताऊं। These announcements reaffirm the group's ambition for technology-led transformation and solidified its leadership position across key industries and growth areas of the future. रिलायंस के एजीएम की हाईलाइट अगर मैं शेयर करूं तो एक तो जियो आईपीओ फर्स्ट हाफ में जो आ सकता है, आगे देखा जाए तो बाकी एक्सपेंशन इनटू एआई, तो एआई इन्होंने रिलायंस फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अ मेजर थीम। द लॉन्च ऑफ a new subsidiary Reliance Intelligence and collaboration with Meta signal a strategic pivot towards next generation technology। यहाँ पे जियो पीसी की भी अनाउंसमेंट हुई जो आपकी टीवी को डायरेक्टली पीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, एनर्जी पे फोकस करने की बात हुई है, एफएमसीजी को बढ़ावा देने की बात चली है, तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी। अब सवाल वही, खरीदें या नहीं, फाइनल आंसर दो भाई साहब। तो रिलायंस का शेयर ऑलरेडी लोग लेके बैठे हैं केवल एजीएम की होप में, और एजीएम की जैसी अनाउंसमेंट खत्म हुई उसके बाद स्टॉक टूटा है, तो आई थिंक अभी आपको इसे नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय सेंटीमेंट्स और मूड माहौल और बाइंग सेलिंग के लिहाज से नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो रिलायंस में कुछ है नहीं ज़्यादा कि हाँ मतलब बिगड़ेगा, हम सभी को पता है रिलायंस इज अ क्वालिटी कंपनी, और बैठ के रहोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। बट मैं ये कहूँगा अगर टेक्निकली भी अगर 1420 के ऊपर आ जाए तो टेक्निकली भी सपोर्टिव हो जाएगा आपके लिए, वहाँ मौका बनेगा। तो 1420 के ऊपर निकलेगा तो लेना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच अभी करना है, जहाँ सेटल होगा वहाँ पे देख लेंगे, अभी तो नहीं लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।